नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है एक पत्नी की। कहानी शुरू करते हैं। मेरा पति नामर्द था। पति के नामर्द होने पर मैं बिल्कुल मुरझा सी गई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती, पर वो नामर्द था। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि मेरी बहन का पति मर गया है, उसका बच्चा हम रख लेते हैं। और वो बहुत अकेली हो गई, इसलिए हम उसे अपने घर पर बुला लेते हैं। अपने पति की इस बात पर मुझे कोई एतराज नहीं था। मैं ये बात मान गई। लेकिन एक दिन मेरे हैरत की इतनी इंतहा ना रही, जब बच्चे की टांग पर एक अजीब सा निशान था, और वही निशान मेरे पति की भी टांग पर था। फिर एक रात जब मेरा पति अपनी बहन के कमरे में गया, तो उन दोनों को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो दोनों तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भगवान ने हमें सब कुछ दिया था। हमारा कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी कई फैक्ट्रियाँ थीं, और मेरे पापा का कोई बेटा नहीं था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी थी, इसलिए मैं अपने पापा के साथ काम में खुद ही हाथ बटाने लगी। मेरे हाथों में बरकत थी। मैं जिस चीज़ पर हाथ रखती, जो कारोबार करती, उसमें तरक्की ही तरक्की होती। मेरे पापा ने मेरे काम और मेरी किस्मत को देखते सारे कारोबार को मेरे हवाले कर दिया। और उनकी उम्र भी हो गई थी, और वो खुद आराम करने के लिए अब घर पर ही रहने लगे। अभी साल गुजरे थे मुझे कारोबार संभालते हुए। अभी एक साल गुजरे थे कि मेरे मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे पापा ने जाते जाते मुझे इतना सब कुछ सिखा दिया कि मैं अब अकेले ही अपना पूरा कारोबार संभाल सकती थी। लेकिन माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। और फिर यूँ हुआ कि इस अकेलेपन की वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी। और फिर सारा सारा दिन मैं डिप्रेशन से बचने के लिए दफ्तर में गुजार देती, फैक्ट्रियों की विजिट करती और सड़कों पर घूमती। एक दिन फैक्ट्री विजिट के दौरान एक वर्कर मुझसे टकराया और मेरा पर्स नीचे गिर गया। उस शख्स ने मेरा पर्स उठाकर मुझे वापस दिया। उस वक़्त वो ये नहीं जानता था कि मैं इस फैक्ट्री की मालिक हूँ। मुझे वो शख्स पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने मैंने फैक्ट्री मैनेजर से उस शख्स के बारे में पता लगवाया, तो पता चला कि पिछले 4 सालों से वो हमारी फैक्ट्री में इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा है। मैंने बहाने बहाने से उसे अपने दफ्तर बुलाया और बहुत जिम्मेदारियां सौंपी। उसे अपना असिस्टेंट बना दिया। यूं ही मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि एक वक्त में मुझे 2 से 3 असिस्टेंट की जरूरत पड़ती। इस तरह वो मेरा असिस्टेंट बन गया। सारा सारा दिन मेरे साथ रहता और हम दोनों इकट्ठे घूमते फिरते, फैक्ट्रियों का जायज़ा लेते और खाना पीना भी साथ खाते। वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता, मुझे इज्जत देता और मेरा ख्याल भी रखता। उस शख्स के मिलने के बाद धीरे धीरे मेरा सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। मैं उसके साथ खुश रहने लगी थी। हम दोनों को साथ में रहते 6 महीने का वक्त मानो पलक झपकते ही गुजर गया। और फिर मैंने एक दिन उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ। उसका कहना था कि वो अपने घर वालों से इजाज़त लेकर ही मुझे कुछ बताएगा। फिर उसने मुझसे कुछ वक्त मांगा। उसने बताया था कि उसकी फैमिली में उसकी 2 बहनें और एक उसका भाई है। उसके माँ बाप कुछ वक्त पहले ही गुजर चुके थे। अपनी बहनों से अपनी शादी की इजाज़त लेना चाहता था। उसका कहना था कि अगर उसकी बहनें शादी के लिए इजाज़त दे देगी, तो ही वह मुझसे शादी करेगा। क्योंकि मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि मैं शादी करके उसके घर नहीं जाऊंगी, बल्कि वो मेरे घर आएगा और मैं उसके घर वालों से कोई लगाव नहीं रखूंगी, और ना ही उसके घर वाले कभी मुझसे मिलने आएंगे। और हमारी शादी में भी उसके घर वाले नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जानती थी कि उसकी
और मेरी क्लास में बहुत फ़र्क था और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी दौलत देखकर वो लोग लालच में आ जाएं। उसने मुझसे हफ्ते का वक्त मांगा, पर मुझे पूरा भरोसा था कि वह इस शादी के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि जितना प्यार मैं उससे करने लगी थी वो भी उतना ही प्यार मुझसे करता था। और फिर 2 हफ्ते के बाद उसने बताया कि उसकी बहन इस शादी के लिए मान गई है और फिर यूँ हमारी शादी सादगी से हो गई। हमने अपनी शादी के बारे ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मेरा पति मेरा असिस्टेंट था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि हमारी फैक्ट्री में किसी भी किस्म की कोई बात हो। शादी की रात जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो वो बहुत खुश था। उसे पाकर मैं भी बहुत खुश थी। उसने मेरा घूंघट उठाया और तोहफे के रूप में उसने एक छोटी सी सोने की अंगूठी दी। मैंने उसे एक गाड़ी गिफ्ट की, जो कि उसकी पसंद की गाड़ी थी। बातों बातों में अक्सर वो कहता कि जब वह पैसे जोड़ेगा तो यही गाड़ी खरीदेगा। आज मैंने उसका ख्वाब पूरा कर दिया था। अपने हाथों में गाड़ी की चाबी लेकर वो बहुत खुश था। मुझे इस बात का सुकून था और मैं भी उसे खुश देखकर बहुत खुश थी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में अकेली नहीं हूँ। मुझसे प्यार करने वाला मेरा पति अब मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है। मेरा पति पवन, जो कि उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उससे प्यार था। शादी की रात जब मैंने कपड़े बदले और पवन भी कपड़े बदलकर मेरे पास आया और मुझे अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझसे कहा, अगर वो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक सच बताएगा तो मैं उससे नाराज़ तो नहीं होंगी। मैं उससे प्यार करती थी। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी बात से नाराज़ नहीं होंगी। लेकिन जब उसने सच मेरे सामने रखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसका ये सच मेरी पूरी ज़िंदगी पलट कर रख देने वाला था। उसने मुझे बताया कि वो नामर्द है, जो मुझे ज़िंदगी की सबसे अहम खुशी नहीं दे सकता, जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। मुझे ज़िंदगी भर अपने इस ख्वाहिश को मारना होगा। मैं ये सुनकर जैसे सकते में आ गई, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो ज़िंदगी का सबसे हसीन पल होता है और मैं इसी सुख से वंचित रहने वाली थी। मैं बहुत देर तक कुछ कहने के काबिल नहीं थी, लेकिन मुझे पवन से बेइंतहा मोहब्बत थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं उससे बहुत नाराज़ हुई और उसके सच के साथ उसे अपना लिया। मैं उससे इसलिए नाराज़ हुई कि उसने यह बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई। वो कहने लगा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता और ये सब जानने के बाद कहीं वो उसे छोड़ ना दे और उसके साथ शादी ना करे, और शादी से इनकार के बाद वो मेरे बिना जी नहीं सकता था। अगर मैं उसे छोड़ देती तो शायद वह मर जाता और यूं ही हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बिना कोई रिश्ता बनाए चल पड़ी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि वह मुझसे ढेर सारा प्यार करे, पर मैं ये अच्छी तरीके से जानती थी कि ये मुमकिन नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बंजर लगती। वो मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं होता था। मैं उसके सामने तड़पती रहती, लेकिन वो बेबस था। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने अपने साथ बहुत गलत किया है, लेकिन पवन की मोहब्बत मुझ पर हावी हो जाती। उसका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरी बहुत इज्जत करता था। वो मेरा ख्याल करता और सबसे बड़ी बात, मेरे माँ बाप के जाने के बाद उसने मुझे उनकी कभी कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी शादी को धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया। मैं ये जानती थी कि हम हमेशा से बे औलाद रहेंगे, क्योंकि मेरा पति नामर्द है। एक दिन मैंने पवन से बात की, हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन पवन ने हमेशा यह कहकर मना कर दिया कि हम किसी और का बच्चा गोद नहीं ले सकते, और मैं हमेशा उसके फैसले के आगे हार मान जाती।
अब मेरा सारा कारोबार पवन देखने लगा था। मैंने काफ़ी प्रॉपर्टी पवन के नाम कर दी थी। मेरी ज़िंदगी में मेरा वही सबसे अपना था। कभी कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में बच्चे की कमी इस कदर महसूस होती कि मैं रोने लग जाती। पवन मेरा रोना देखकर परेशान हो जाता और मुझे तसल्लियाँ देता कि भगवान ने हमारी किस्मत में अगर औलाद दी होगी तो ज़रूर मिल जाएगा। और उसकी यह बात सुनकर मैं सब्र कर लेती। हमारी शादी के 1 डेढ़ साल बाद पवन ने मुझे बताया कि उसकी बहन का पति मर गया है। उसकी बहन के हालात बहुत ख़राब हैं और वह बहुत मुश्किल से अपने बच्चे के साथ गुजारा कर रही है। इस बात पर मैंने पवन से कहा कि हम तुम्हारी बहन की मदद कर सकते हैं। तुम जो चाहो अपनी बहन को दे सकते हो। पवन ने कहा कि मेरी बहन के पति को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उसके ससुराल वाले उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरी बहन अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेली रहती है, जबकि उसका बच्चा 2 महीने का है। और उसका अकेला रहना ठीक नहीं, क्योंकि उसके मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं इजाज़त दूं तो वह अपनी बहन का बच्चा लेकर मेरी गोद में डाल देगा और यूं हम बेऔलाद भी नहीं रहेंगे और मेरी बहन को इसी घर में एक कोने में जगह दे देंगे। वो हमारी सेवा भी करेगी और यहाँ सुरक्षित भी रहेगी। बच्चे के नाम पर तो जैसे मेरे अंदर नई जिंदगी ने जन्म ले लिया और मैंने बिना कुछ जाने समझे और बिना पूछे पवन को इजाज़त दे दी। मैं अपना अधूरापन मिटाना चाहती थी। पति के नामर्द होने पर मैं बिल्कुल मुरझा सी गई थी। मेरे सारे जज्बात मिट्टी में मिल गए थे। मैं हर वक्त पति के प्यार के लिए तड़पती, पर मेरी ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर सकते थे। अब जबकि मुझे औलाद मिल रही थी तो मैंने सोचा मैं क्यों इनकार करूं। मेरा घर बहुत बड़ा था। अगर पवन की बहन किसी कोने में रह जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैंने इसी ख्याल से पवन को इजाज़त दे दी और वो यूं अपनी बहन और अपने भांजे को मेरे घर लेकर आया। घर आते ही उसकी बहन ने बच्चा मेरी गोदी में डाल दिया और कहा कि मैं इसका नाम खुद अपनी मर्जी से रख सकती हूँ। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही और मैंने बच्चे का नाम रख दिया। बच्चा बहुत खूबसूरत और कुछ कुछ पवन के जैसा लगता था। मैं जब भी उसे गौर से देखती तो मुझे लगता कि मैं पवन को देख रही हूँ। मैं अक्सर पवन से कहती कि तुम्हारा भांजा तुम पे बहुत मिलता है और वह हंसकर मेरी हाँ में हाँ मिला देता। मैं बहुत खुशी से बच्चे की देखभाल करने लगी। मैं सारा दिन बच्चे में ही व्यस्त रहती। मैंने अपने कारोबार से भी दूरी बना ली थी। अब सब कुछ पवन के हाथ में था। मैं जानती थी कि पवन मेरे कारोबार को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। वह घर आता तो ये देखकर खुश हो जाता कि मैं बच्चे में मगन रहती हूँ और उसी के साथ खेलती। मुझे बच्चे के साथ बिजी देखकर वह अपनी बहन के साथ जाकर बैठ जाता। उसकी बहन भी उसके साथ वक़्त गुजारती, क्योंकि मुझे बच्चा मिल गया था और मुझे उन दोनों बहन भाइयों का एक साथ वक्त गुजारना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अब तो अक्सर अगर रात में बच्चा रोने लगता तो मैं पवन से कहती कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि सुबह तुमने ऑफिस जाना है। तो वह अपनी बहन के कमरे में ही चला जाता और वहीं सो जाता। मैं रात भर बच्चे को संभालती, इसलिए सुबह मुझे नींद आती रहती। जब भी वक्त मिलता मैं सो जाती हूँ। अब मैं पवन को बहुत कम वक्त देने लगी थी। 1-2 बार पवन ने मुझसे कहा कि मैं बच्चे के लिए कोई आया रख लूँ या उसकी बहन को ही बच्चे संभालने की कहूँ, लेकिन मैं बच्चे को किसी और के हवाले नहीं करना चाहती थी। पवन के कमरे में होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
क्योंकि वो तो नामर्द था और मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं था। अगर मुझे उससे मोहब्बत ना होती तो मैं उसे शादी की पहली रात ही छोड़ देती, लेकिन उसकी मोहब्बत ने मुझे बांध दिया था। और जब ये बच्चा मेरे पास आया तो मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। अब मुझे पवन से भी उतना लगाव नहीं रहा जितना कि इस बच्चे से था। बच्चे को पालते पालते मुझे 3 से 4 महीने गुजर गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा था, मैं इस बच्चे में और व्यस्त होती जा रही। अब मैं पवन को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही थी। मेरा सारा वक्त बच्चे में ही लग जाता। पवन भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता। दफ्तर से आता तो अपनी बहन के साथ बैठ जाता। वे दोनों एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारते और मैं भी यही चाहती थी कि पवन मेरे और मेरे बच्चे के बीच में ज़्यादा ना आए, क्योंकि यह सच था, पवन से ज़्यादा मुझे इस बच्चे से मोहब्बत हो गई थी। और इसलिए मैंने अपने वकील से कहकर कानूनी कागजात बनवा लिए थे, जिसमें मैंने इस बच्चे को कानूनी तौर पर गोद ले लिया था। अब पवन की बहन मुझसे यह बच्चा वापस नहीं ले सकती थी। मैंने पवन को बिना बताए ही एक दिन बहाने से उसकी बहन से ये कहकर दस्तखत करवा लिए कि मैं बच्चे के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ। मेरे मुंह से यह सुनकर पवन की बहन बहुत खुश हो गई थी और उसने बिना कागजात पढ़े ही दस्तखत कर दिए और ये बच्चा अब कानूनी तौर पर मेरा हो गया था, जिससे उसकी माँ भी अब उसे वापस नहीं ले सकती थी। एक दिन बच्चे को नहलाते वक्त मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ नीले रंग का उभरा हुआ निशान था। मुझे यह देखकर हैरत हुई, क्योंकि मेरे पति के पाँव पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा था तो ये निशान वक़्त के साथ साथ साफ दिखाई दे रहा था। बहुत देर तक मैं ये सोचती रही कि किसी बच्चे का उसके मामा से पैदाइशी निशान कैसे मिल सकता है। वो से बच्चा शक्ल में सिर्फ मैंने सोचा, जिस तरह ये बच्चा शक्ल में अपने मामा जैसा है तो हो सकता है कि अपनी पैदाइश निशान भी उसके मामा जैसी हो। पर जो भी था, लेकिन मेरा ये दिल कह रहा था कि कुछ तो बात है जिससे मैं बेखबर हूँ। मैं ये जानना चाहती थी कि इस बच्चे का बाप देखने में कैसा लगता है, क्योंकि पवन की बहन पवन से बिल्कुल अलग थी। जब से मैंने बच्चे के पाँव में ये निशान देखा था, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जाने क्यों मेरा दिल ये कहता था कि ये बच्चा पवन का है। एक दिन मैं रात के वक़्त जब बच्चे को दूध लेने किचन की तरफ जा रही थी तो ना जाने किस ख्याल में मैं पवन के बहन के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि दोनों एक दूसरे में मगन थे। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं था और मुझे उन दोनों की झलक नज़र आ रही थी। पवन की बहन की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वह पवन से कहने लगी, पहले दरवाज़ा तो लॉक करो, कहीं तुम्हारी दूसरी बीवी यहाँ पर आ गई तो वो जान जाएगी कि तुम नामर्द नहीं बल्कि तुम में तो मर्दानगी कूट कूट कर भरी है। ये कहकर वो हंसने लगी। इस बात पर पवन ने कहा, उस बेवकूफ़ को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो यहाँ पर आए। वह तो हमारा बच्चा लेकर दिन रात उसी के पीछे लगी रहती है, जैसे कि वो बच्चा उसी ने पैदा किया हो। एक बात तुम जानती हो, वह मेरे साथ को पाने के लिए बहुत तड़पती है, पर मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना सच्चा हूँ कि उसकी तरफ देखता भी नहीं। और मैंने किस तरह दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दी। तुम छोटी छोटी चीज़ों को तरसती थी, अब देखो इतने बड़े बंगले में कैसे शान से रहती हो। हमारा बच्चा भी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और तुम्हें उसे संभालना भी नहीं पड़ता। फ्री में आया मिल गई और हमारी किस्मत भी संवर गई। तुम यूं ही मुझे उसकी शादी करने के लिए रोक रही थी। मैंने कहा था ना कि वो नात जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो सिर्फ मोहब्बत के भिखारन है। मैंने जरा सा उसका साथ क्या दिया कि उसने सारा कारोबार ही मेरे हवाले कर दिया। तुम्हारा पति बॉस है, बॉस। सभी मेरे आगे पीछे घूमते हैं और वो औरत तो मेरी मर्दानगी के बगैर ही मुझसे चिपकी रहती। तुम्हें क्या बताऊं कि वो रात में
ऐसी ऐसी हरकतें करती कि मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। आज पवन ने वह हद पार कर दी जो हमारे बीच रिश्ते ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। ये सारी बातें करने के बाद उसने जिसको अपनी बहन कहा था उसके पास चला गया। मैं ये जानकर हैरान थी कि मेरा पति नामर्द नहीं था, बल्कि उसने मुझसे झूठ बोला था। मेरे आंसू मेरी आंखों से टपक रहे थे और मेरी मोहब्बत की चिता जला दी गई थी। मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। मैं आंसू बहाते अपने कमरे में चली गई। बहुत देर तक तो मुझे समझ में नहीं आया, पर जब समझ में आया तो मैंने ठान ली कि मैं इतनी आसानी से इन्हें माफ़ नहीं करूँगी। मुझे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह जब पवन नाश्ते पर आया तो मैंने उसे बता दिया कि आज से मैं भी दफ्तर आऊँगी। पवन चौंक गया यह सुनकर, लेकिन मैंने उसे कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैंने उसे ये कहा कि वकील साहब बहुत अच्छी ज़मीन रस्ते सस्ते दामों में भी दिलवा रहे हैं, जहाँ पर हम एक नई फैक्ट्री शुरू करेंगे। यह सुनकर वो खुश हो गया। वकील साहब को मैं पहले ही ज़रूरती कागजात बनाने को कह चुकी थी। दोपहर तक वकील साहब आ गए। मैंने कागजात पवन के सामने रख दिए और कहा, इस पर दस्तखत करो। उसने हैरानी से मुझे देखा तो मैंने उसे बताया कि यह ज़मीन मैं तुम्हारे नाम खरीद रही हूँ। वह खुशी में अंधा हो गया और उसने तुरंत दस्तखत कर दिए। सारे कागजातों पर दस्तखत करने के बाद वकील साहब चले गए थे और पवन मेरे कदमों में बैठ गया। मैं घर वापस आई तो मैंने पवन की पहली पत्नी से बच्चा वापस लिया और कमरे में आ गई। आज रात फिर मैं उन दोनों के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा आज भी बंद नहीं था। आज तो कमरे में जैसे कोई पार्टी हो रही थी। नई ज़मीन नाम होने पर वो अपनी पत्नी को ऊपर उठा गोल गोल घूम रहा था। जैसे ही पवन अपनी पत्नी के साथ, तभी मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई। मुझे देखकर वह दोनों सकते में आ गए। मैंने आगे बढ़कर पवन के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और अपने हाथ में पकड़े कागजात उसके मुंह पर मारे। तो मैंने उसे ये बताकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। इस बच्चे पर अब उसका कोई हक नहीं है। वो मेरे पैरों पर गिर गई, लेकिन मुझे उस पर रहम नहीं आया, जैसे उन्हें मुझ पर नहीं आया था। वो दोनों खाली हाथ मेरे घर से निकल गए थे। मैंने अपना बच्चा अपनी गोद में उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उन दोनों ने लालच में आकर अपना बच्चा भी गंवा दिया था। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।